गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास से संबंधित अवधारणा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उसकी परिभाषाएं और विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। इसका संबंध जो है वो इसका जो संबंध है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है और इसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है वो दीर्घकालीन होती है। ये जो परिभाषा प्रोफेसर मेयर और बोल्डविन द्वारा दी गई है ये एक पक्षीय और अपूर्ण है। इसके अंतर्गत देश के आकार, जनसंख्या की मात्रा, वितरण के पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि जो आर्थिक विकास का संबंध है वो अधिक उत्पादन से नहीं होकर वरन उस अधिक उत्पादन के न्यायोचित वितरण से भी संबंधित होता है। प्रोफेसर लेविस ने लिखा है, लेविस के अनुसार कि आर्थिक विकास का अभिप्राय प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि से है। प्रोफेसर बेरन ने भी इसी प्रकार कहा है कि आर्थिक विकास या वृद्धि को निश्चित समय में प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रोफेसर बर्गर और हैरिक के मतानुसार किसी देश में आर्थिक विकास के लिए उसकी कुल राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। अब ये जो हमने सब परिभाषाएं देखी है, इन सब परिभाषाओं में भी न्यायोचित वितरण की उपेक्षा की गई है, जिसके अभाव में आर्थिक विकास अधूरा है। आधुनिक जो अर्थशास्त्री है वो एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक विकास का आशय केवल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से नहीं वरन राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण, अर्थव्यवस्था की संरचना एवं देशवासियों की मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों में अनुकूल परिवर्तनों की प्रक्रिया आदि से भी है, ताकि जनता के जीवन स्तर में सुधार, अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं मानव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस प्रकार ये जो परिभाषा है ये एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है, किंतु देश में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों को मापना कठिन होता है। इसलिए अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय से व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा, इसकी कुछ मुख्य, इन्हीं कुछ परिभाषाओं से हम कुछ विशेषताएं निकाल सकते हैं कि जो आर्थिक विकास का संबंध है वो सबसे पहले तो ये है कि वो अर्धविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था से संबंधित है। दूसरा है कि ये एक सतत विकास प्रक्रिया है। आर्थिक विकास से अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ये अर्थव्यवस्था में निरंतर दीर्घकालीन प्रक्रिया का सूचक है और इसके साथ ही साथ आर्थिक विकास के कारण अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन होता है। अर्थात हम आर्थिक विकास को एक व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, किंतु मूल रूप से क्योंकि बहुत सारी संरचनात्मक और संस्थागत कठिनाइयां हैं, उसके कारण हम आर्थिक विकास को मूल रूप से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से मापते हैं या उस वृद्धि से व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है। आर्थिक वृद्धि का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके कारण अर्थव्यवस्था के संसाधनों की पूर्ति
एवं कुशलता में वृद्धि से कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। अर्थात जो आर्थिक वृद्धि है उसमें हम दो चीज़ों को ले रहे हैं, एक तो घरेलू उत्पादन वृद्धि दर और दूसरी है जनसंख्या वृद्धि दर। यदि घरेलू उत्पादन वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर दोनों बराबर हैं तो ये विस्तृत आर्थिक वृद्धि दर है। लेकिन यदि घरेलू उत्पादन वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है तो ये गहन आर्थिक वृद्धि दर है। हम इसकी भी कुछ, इस आधार पर हम कुछ विशेषताएं इसकी बता सकते हैं कि इसका संबंध जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था से है। ये किसी अर्थव्यवस्था की पूर्ति क्षमता में, इसकी कुछ विशेषताएं हम बता सकते हैं, वो है कि किसी अर्थव्यवस्था की पूर्ति क्षमता में दीर्घकालीन वृद्धि की सूचक है। ये क्रमिक और दीर्घकाल में स्थिर रहती है। किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को व्यक्त करती है। इसके साथ ही उत्पादन तकनीक के उन्नत होने, उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में संस्थागत एवं वैचारिक समायोजनों पर निर्भर करती है और साथ ही साथ ये स्थैतिक साम्यिकी का भी सूचक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने आर्थिक विकास जो देखा है, जिसको हम राष्ट्रीय आय वृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से व्यक्त करते हैं, उसके मापदंड क्या है। उसके मापदंडों में हम 3 प्रकार की स्थितियां लेते हैं। एक है भौतिक मापदंड, दूसरा है आधुनिक मापदंड और एक है नई अवधारणा। जिसके भौतिक मापदंडों में हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, विकास दर, व्यावसायिक संरचना, मानव कल्याण में वृद्धि, इन सब को लेते हैं। और जो हमारा आधुनिक मापदंड है उसके अंतर्गत मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लैंगिक विकास और एक जो तीसरा है नई अवधारणा जो है उसमें हम समावेशी विकास एवं सतत विकास को लेते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक मापदंड क्या है। उसमें सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि को जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देखना एवं मूल्यों में परिवर्तन के अनुरूप समायोजन से वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण के आधार पर देखना अधिक उपयुक्त है। किंतु जो विकासशील या अर्थविकसित राष्ट्र हैं उनमें जो कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापने में कई कठिनाइयाँ आती है, अतः इसे मापदंड मानना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी आर्थिक विकास का सूचक है जो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के संदर्भ में देखती है, पर यह आधार भी अपूर्ण एवं एकात्मक है। क्यों? क्योंकि ये केवल आर्थिक पहलू पर ध्यान देती है। इसके अंतर्गत न्यायोचित वितरण, ये जो है न्यायोचित वितरण व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती और मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति की गणना जो है वो इसमें उपेक्षित है और इसकी गणना भी त्रुटिपूर्ण है। हम देखते हैं जो विकास दर है वो विकास दर का सामान्य दर से अधिक होना भी अनुपयुक्त है, क्योंकि जो सामान्य दर है वो समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं परिवर्तनशील होती। फिर है राष्ट्रीय आय की वितरण व्यवस्था में सुधार। अगर राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि के साथ साथ उसके न्यायोचित वितरण से सबको पर्याप्त आय प्राप्त हो सके तो इसे हम राष्ट्रीय आय इसे हम आर्थिक विकास का सूचक कह सकते हैं। फिर है मानव कल्याण में वृद्धि। इसका जो दृष्टिकोण अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से तो उपयुक्त है, पर यह अवैज्ञानिक एवं अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि कल्याण के माप के लिए हमें प्रति व्यक्ति उपभोग, जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा आदि का जो हमारे को जो माप है वो ठीक हम नहीं कर पाते या उनका माप संभव नहीं है। इसलिए मानव कल्याण में वृद्धि जो मापदंड हम लेते हैं
वह व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। फिर है व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। जब देश के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात घटे और औद्योगिक एवं निर्माण कार्यों, परिवहन एवं संचार, जनोपयोगी सेवाओं के लोकोपयोगी सेवाओं के उद्योगों में जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अनुपात बढ़ना आर्थिक विकास का द्योतक माना जा सकता है। अर्थात हम इसे यूँ कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र की तुलना में जो हमारा सेवा क्षेत्र है या जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में हमारी जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उसमें हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अनुपात यदि बढ़ेगा तो वह आर्थिक विकास का मापदंड माना जा सकता है। फिर आता है विविध या अन्य। इसके अंतर्गत जो संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित हमारे आर्थिक विकास के मापदंड हैं, जैसे औद्योगिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, पूंजी निर्माण दर में वृद्धि, आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का विकास, शक्ति, ऊर्जा, शक्ति का प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ना आदि, ये सब भी आर्थिक विकास के मापदंड हो सकते हैं, लेकिन ये संकुचित दृष्टिकोण है और ये देश के आर्थिक विकास के सही अपूर्ण, या हम इसे यूँ कह सकते हैं कि ये जो सूचक हैं इनके माध्यम से आर्थिक विकास को मापना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। फिर आता है आधुनिक मापदंड। आर्थिक विकास का एक प्रमुख और अंतिम लक्ष्य है मानव समाज के कल्याण में वृद्धि करना। अतः मानव के सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं। उनमें से हम देखते हैं, सबसे पहले है मानव विकास सूचकांक। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में 1990 में महबूब उल हक ने ये धारणा विकसित की जिसका आधार जन्म पर जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक योग्यता, वयस्क साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मानक रखे गए थे। इनको 0 से 1 तक के पैमाने पर रखा गया था। अर्थात यदि उच्च मानव विकास सूचकांक यदि है तो वह 0.8 से अधिक होगा, और यदि 0.5 से 0.1 के बीच में तो वह मध्यम मानव विकास सूचकांक माना जाएगा, और यदि 0.5 से कम है तो वह निम्न मानव विकास का सूचक है। मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार विश्व के 188 देशों में जो नॉर्वे का स्थान था वो पहला स्थान था, और उसका जो सूचकांक था वह 9.944, अमेरिका का 0.915 और भारत का 0.609 अर्थात 130वां स्थान था, और वह मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। दूसरा है मानव निर्धनता सूचकांक। 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में इस अवधारणा का विकास किया गया जो 3 चरों अर्थात स्वास्थ्य सेवाओं, शुद्ध पेयजल और 5 वर्ष से कम आयु वाले कुपोषित बच्चों के प्रतिशत पर ध्यान देता है। इसकी गणना में 4 तत्वों का समावेश किया गया। पहला है जन्म पर 60 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने की संभावना। दूसरा है कार्यात्मक साक्षरता के अभाव वाले वयस्कों का प्रतिशत। तीसरा है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत। और चौथा 12 माह या अधिक दीर्घकालीन बेकारी वृद्धि। इन 4 चरों का औसत मानव निर्धनता सूचकांक है, जो आय निर्धनता रेखा के मुकाबले से एक अधिक व्यापक मापक है या माप है।
फिर आता है लैंगिक विकास सूचकांक। ये पुरुषों और स्त्रियों के विकास में असमानता दर्शाता है और इसमें हम 3 तत्वों को शामिल करते हैं। पहला, महिलाओं में जन्म पर जीवन प्रत्याशा। दूसरा, महिला वयस्क साक्षरता एवं कुल नामांकन अनुपात। और तीसरा, महिलाओं की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। यदि जो हमारा मानव विकास सूचकांक और जो लैंगिक विकास सूचकांक है, यदि मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक बराबर है तो लैंगिक समानता है, जबकि इन दोनों में जितना अंतर अधिक होगा उतनी ही लैंगिक असमानता अधिक होगी। अब इन 2 धारणाओं अर्थात भौतिक मापदंड और आधुनिक मापदंडों के अलावा एक और नई अवधारणा का विकास हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास प्रक्रिया को समझने और उसके विवेचन हेतु समावेशी विकास एवं पोषणीय या सतत विकास जैसी नई अवधारणा का विकास हुआ है। उसमें हम देखते हैं ये जो समावेशी विकास अवधारणा है वो क्या है कि आर्थिक विकास का वह गुणात्मक पहलू जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देता है। यह मानव विकास सूचकांक का अधिक विश्वसनीय मापदंड है और इसमें हम 3 बातों को लेते हैं। पहला है आर्थिक विकास की ऊंची दर ताकि राष्ट्रीय उत्पादन का आकार बढ़े। दूसरा, आर्थिक विकास के लाभों का बंटवारा देश के शहरी व ग्रामीण कमजोर एवं पिछड़े वर्गों को अधिक लाभ के रूप में हो। और तीसरा है वित्तीय समायोजन, जिसके अंतर्गत सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं से प्राप्त आय समाज के सभी कमजोर एवं पिछड़े वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित हो और आवश्यक होने पर संस्थागत ऋण की व्यवस्था की जा सके। भारत में 11वीं एवं 12वीं योजना में समावेशी विकास पर जोर दिया गया। फिर है सतत विकास। 1987 में ब्रुडलैंड आयोग द्वारा प्रकाशित अध्ययन हमारा साझा भविष्य में सतत विकास को परिभाषित किया गया। सतत विकास पर परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का दोहन, निवेश को दिशा, तकनीकी विकास का दिशा निर्देशन और संस्थागत परिवर्तन सभी सुसंगत रूप में है और मानवीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को संतुष्ट करने हेतु वर्तमान एवं भावी दोनों संभावनाओं की वृद्धि होती है। अर्थात सतत विकास की अवधारणा में विकास प्रक्रिया में हम यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में भावी पीढ़ी की उपभोग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की ऐसी नीतियों को अपनाने पर जोर देता है जो प्राकृतिक संसाधनों के अनावश्यक दोहन को रोके और पर्याप्त मात्रा में जो हमारे पास लगभग प्राय समाप्त होने वाले जो संसाधन हैं उनका उचित संरक्षण करें। अर्थात हमारे पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों को हम वर्तमान में तो उपयोग कर ही करें, लेकिन हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी उन संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करें कि भावी पीढ़ी के लिए भी वह संसाधन रह सकें, साथ ही पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए औद्योगिकरण और शहरीकरण की नीतियों को अपनाने पर जो हमारा सतत विकास है वो जोर देता है। कई राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के संबंध में अनेक शिखर वार्ताओं और सम्मेलनों के आयोजन करके
पर्यावरण संरक्षण की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाई है एवं उसको बचाने या अनुरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है। धन्यवाद।